प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के अंदर अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, क्या नाम होता है? हार्मोन। प्रश्न नंबर 2 है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था की अवधि 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक होती है। इसके बाद में आगे है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है, महिलाओं में यौनारंभ की शुरुआत के साथ डिंब या अंडे परिपक्व होने लगते हैं। लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार अंडाशय में से एक अंडा परिपक्व होता है। इस अवधि के दौरान निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। यदि निषेचित किया जाता है तो यह विकसित होना शुरू हो जाता है, गर्भधारण हो जाता है। यदि निषेचन नहीं होता तो अंडाणु या अंडा गर्भाशय की मोटी परत उसकी रक्त वाहिकाएं अलग हो जाती हैं। ये योनि से रक्त स्राव के रूप में बाहर निकलती हैं। इसे मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। इसके बाद में है, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो यौनारंभ के समय लड़कों और लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, शरीर की लंबाई में अचानक वृद्धि होती है। लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं। आवाज़ में अचानक बदलाव आता है। लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। चेहरे पर मुहासे और दाने हो जाते हैं। लड़कों में वृषण में शुक्राणु बनने लगते हैं और लड़कियों में अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं और अंड निर्मोचित करने लगते हैं। लड़कों में मूछें और दाढ़ी आने लगती हैं और लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं। बगल में तथा जांघों के ऊपर बाल आ जाते हैं। प्रजनन प्रणाली विकसित हो जाती है। मस्तिष्क में सीखने की क्षमता अधिकतम हो जाती है। तो इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर 5, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाई जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम आपको दर्शाने हैं। तो मैंने यहाँ पर सारणी बनाई हुई है। पहला कॉलम अंतःस्रावी ग्रंथि का, दूसरा स्रावित हार्मोन का। पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसको हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इससे जो हार्मोन निकलता है वो वृद्धि हार्मोन निकलता है और थायरोट्रोपिक हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अधिवर्क या एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनिलिन हार्मोन स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे स्रावित होने वाले हार्मोन मैंने सारणी में दिखा रखे हैं। इसके बाद में लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामांकन इस प्रकार क्यों किया जाता है, इनके प्रकार ये बताएं। तो प्यारे बच्चों, लड़कियों में यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन को लैंगिक हार्मोन कहा जाता है। लड़कों में वृषण में पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, जिसके कारण चेहरे पर बालों की वृद्धि, आवाज़ में भारीपन और जनन प्रणाली के विकास जैसी विशेषताओं को विकसित होती है। इसी तरह अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है, जिसके कारण स्तन ग्रंथियों का विकास, दुग्ध ग्रंथियों का विकास, कोलों का भारी आवाज़, पतली होना जैसे लक्षण विकसित होते हैं। लैंगिक हार्मोन ऐसी विशेषताओं का उत्पादन करते हैं जो पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें लैंगिक हार्मोन कहा जाता है। आगे चलते हैं, सही विकल्प चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से यहाँ इस कहाँ की जगह खा आएगा। ठीक है, क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। नंबर 2, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। नंबर 3, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। नंबर 4, किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भली भांति विकसित हो जाती है। तो इसका आंसर सही होगा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस जगह क्या करना है, 2 नंबर। आगे है, स्त्रियों में जनन काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, उस समय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे, निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है। तो जो संतुलित आहार है वो सर्वोचित है, और उसमें संतुलित आहार कौन सा है, 2 नंबर वाला, रोटी दाल और सब्जियों वाला। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें।
एडमस एप्पल गौण लैंगिक लक्षण, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो पहला है एडमस एप्पल पर टिप्पणी लिख रहे हैं, यौनार्म में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स का विकास होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसे एडमस एप्पल अथवा कंठमणि कहते हैं। यौनार्म में लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, कारण क्योंकि गले के अंदर जो कंठमणि है, लैरिंग्स है, वो विकसित होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में नंबर 2 में गौण लैंगिक लक्षण लिखना है। पुरुष जनन अंग वृषण एवं महिलाएं जननांग अंडाशय युग्मक अथवा शुक्राणु अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन के कारण युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसके बाद में है लिंग निर्धारण। तो सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इनमें 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र जिन्हें एक्स वाई कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, नर और मादा के अंदर क्या होते हैं, नर के अंदर एक्स वाई होते हैं और 22 प्लस एक्स वाई 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 एक जैसे होते हैं दोनों में, और जो 23वां जोड़ी जो है वो महिलाओं के अंदर एक्स एस होता है और नर के अंदर एक्स वाई होता है। तो इसमें क्या होता है, स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा ही एक ही प्रकार के एक्स गुणसूत्र होते हैं, परंतु शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मज नर शिशु में विकसित होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर नर का एक्स मादा के एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स यानी लड़की होगी। अगर नर का एक्स दूसरे एक्स से भी मिलता है तो लड़की होगी। यहाँ पर इसका नर का वाई मादा के किसी भी एक्स से मिल जाए तो क्या होगा, लड़का। तो संभावना कितनी प्रतिशत है, 50% संभावना है लड़का और लड़की होने की। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण होता है। आगे है केवल एक शब्द में उत्तर दीजिए। एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन तो एड्रेनलिन है। मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन होते हैं। किशोरावस्था को कहा जाता है टीनेजर्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम नलिकावीन ग्रंथि है। स्वर पैदा करने वाला यंग स्वर यंत्र जिसको लैरिंग्स या कंठमणि कहते हैं, स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन है। इसके बाद में है शब्द, पहली शब्द बनाने के संकेत का संदेश प्रयोग कीजिए। एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, तो एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है एड्रेनल। इस तरीके से इसमें भरना है, तो यहाँ पर मैंने भर के दिखाया हुआ है। मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन, तो इसमें इस तरीके से जाएंगे तो कायांतरण, तो यहाँ पर कायांतरण लिखा है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित, तो 5 नंबर में आपको देखना है, 5 नंबर में यहाँ हार्मोन भरा जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर भरा हुआ है हार्मोन। किशोरावस्था को कहा जाता है, तो यहाँ पर 6 नंबर में देखना है टीनेजर्स, तो इसमें टीनेजर्स भरा जाएगा, यहाँ भर दिया है। अब ऊपर से नीचे चलेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ, ऐसे चलेंगे, तो यहाँ भर दिया नलिका विहीन। स्वर पैदा करने वाला यंत्र स्वर यंत्र, तो यहाँ पर दूसरे में ऊपर से नीचे यहाँ भर दिया स्वर यंत्र। इसके बाद में स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन, तो ऊपर से नीचे यहाँ पर भर दिया है। तो इस तरीके से हमें भरना है। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के और लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहले देखो, 0 वर्ष की उम्र के अंदर दोनों की लंबाई समान है। 4 वर्ष में लड़के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लड़कियां कम। 8 वर्ष के अंदर क्या है, यहाँ पर लड़के ज़्यादा लड़कियां कम, और 12 वर्ष में लड़के ज़्यादा और लड़के कम और लड़कियां ज़्यादा है यहाँ पर। इसके बाद में 16 में बराबर हैं, और 20 में लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम हैं। तो उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है कि 4, 8 और 20 वर्षीय लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम है। इसके बाद में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी हमने लिखे हुए यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है, किशोरावस्था किसे कहते हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती, किशोरावस्था कहलाती है। यौनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है, लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। जनन क्षमता का विकास का मतलब होता है नर में शुक्राणु पैदा शुरू हो जाते हैं और लड़कियों में अंडाणु।
यौनारंभ की दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिकाविहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को नलिका से न निर्मोचित कर सीधे रुधिर रक्त में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां कहते हैं। किशोरावस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे अधिक क्यों आते हैं? तो उत्तर इसका होगा किशोरावस्था में व्यक्तियों की तेलीय ग्रंथियां अधिक क्रियाशील हो जाती है, जिसके कारण चेहरे पर फुंसियां और मुहासे अधिक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किशोरियों में यौनारंभ के समय कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन आते हैं? तो ये पहले भी हमने कर लिया था, उसमें ऊपर आ गया था। लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास। इसके बाद में लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? वे गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये दो होते हैं, एक्स और वाई। दूसरा देखो, नर के अंदर मैंने आपको बताया था एक्स वाई होते हैं और मादा के अंदर क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। तो ये लिंगी गुणसूत्र हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। एक नर हार्मोन का नाम बताइए। तो नर के अंदर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। तो ये वृषण से स्रावित होता है और ये अंडाशय से स्रावित होता है, ये भी हमें याद रखना है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में होती है। प्रश्न नंबर 12 है, लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। तो टेस्टोस्टेरोन है। लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन है। लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। स्त्रियों में जनन काल की अवधि कितने समय तक रहती है? स्त्रियों में जनन काल की अवधि 10 से 12 वर्ष से शुरू होकर 40 से 45 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। इसके बाद में रजोदर्शन किसे कहते हैं? लड़कियों में पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। रजोनिवृत्ति क्या है? लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव रुक जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है। गोइटर किस ग्रंथि का रोग है? तो थायराइड ग्रंथि का रोग है गोइटर। गोइटर के अंदर जो गला होता है वो फूल जाता है। किस पदार्थ की कमी से शरीर में गोइटर रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। अगर आयोडीन हमारे शरीर को सही तरीके से नहीं मिलता है तो हमारा गला फूल जाता है। मधुमेह रोग का क्या कारण है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और इंसुलिन हार्मोन कौन निकालता है? अग्नाशय ग्रंथि। शरीर में नमक की मात्रा को किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एड्रेनल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन का क्या कार्य है? यह क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? वृद्धि हार्मोन व्यक्ति की सामान्य वृद्धि को बढ़ाता है। इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो यह रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारी अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्राव सही तरीके से नहीं करती तो उस व्यक्ति को शुगर हो जाती है, मतलब मधुमेह रोग हो जाता है। कायांतरण किसे कहते हैं? तो लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो कीटों में कायांतरण नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है। कभी कभी टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाते, क्यों? यदि जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाते। स्वास्थ्य की परिभाषा लिखें। तो व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किशोरावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित आहार कहलाता है। एक संतुलित भोजन का नाम बताइए। तो दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। उस तत्व का नाम बताइए जो रुधिर का निर्माण करता है। तो लौह तत्व जो होता है, आयरन जो होता है, वो रुधिर का निर्माण करता है। एड्स क्या, ये कैसे फैलता है? एड्स एक खतरनाक विषाणु वायरस के द्वारा होता है। यह निम्न तरीके से फैलता है। नंबर 1, संक्रमित रक्त या सिरिंज द्वारा। पीड़ित माँ से शिशु में दूध द्वारा। एड्स रोगी से लैंगिक संपर्क द्वारा। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड, ए से आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर के सभी प्रश्न यहाँ पर कर लिए हैं। हमने पाठ के बीच के अंदर से जो प्रश्न बनते थे वो भी कर लिए हैं और अभ्यास के प्रश्न भी कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और याद करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।